Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in today's session. And today we are going to talk about decision making. Up till now, we have discussed leadership and emotional intelligence. And this is our third main concern in the coursework, which is decision making. And we'll see that how this decision making would help us to become more emotionally intelligent and more having leadership concern. Basically, what is a decision? The simplest definition that I could find about the decision is that decision is a choice between two alternatives. And whenever there are two or more than two situations, so you choose among those situations to find out that what is going to be the right option. Sometimes there is only one situation. उस सूरत में एक ही अल्टरनेटिव की सिचुएशन में हमारे पास जो डिसीजन हो सकता है वो यस और नो की सिचुएशन होगी कि हमने वो करना है या नहीं करना. In other words, अगर हमारे पास एक से ज्यादा सिचुएशंस हैं तो फिर उन दो सिचुएशंस के दरमियान अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारा जो फैसला होगा that is going to be something which is going to give us the outcomes which are desirable and required. अब यहाँ पर एक और चीज बड़ी अहम है कि डिसीजन मेकिंग के डिस्कशन के साथ हमेशा there is another word associated and which is a problem. कि हम किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिसीजन वो करते हैं. अब प्रॉब्लम की बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं and again the simplest definition that I can discuss with you related to a problem is that problem is the difference between expectation and actual. Okay? क्या आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, एक्चुअली क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है that is going to be a problem. Now that problem can be sometimes, as per the definition I'm saying, that problem can be sometimes beneficial and that problem can be sometimes harmful या unwanted. Beneficial में किस सेंस में बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सपेक्टेड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो आपने सोचा था अपने बिजनेस के लिए that was 100 million, लेकिन आपका एक्चुअल जो अचीव हुआ that was 110 million. तो आप as per the definition the problem is equal to expectation minus actual. तो अब 10 million is the problem, but that is a problem which is a good problem जिसके बारे में आप इस सिस्टम को री-एनर्जाइज करने के बारे में वो सोचोगे. लेकिन अगर एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू स्ट्रीम था that was something like 100 million और जो एक्चुअल आपको अचीव हुआ that was 90 million, तो अब भी जवाब 10 million का है, लेकिन अब की बार ये अच्छी प्रॉब्लम नहीं है. अब की बार आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिएक्शन होगा that is going to be री-एनर्जाइजिंग की बजाय री-इंजीनियरिंग. ओके, सो प्रॉब्लम की डेफिनेशन वही रहती है कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस एक्चुअल. और फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, आप सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स वो ढूंढते हो और फिर उन अल्टरनेटिव्स में से आपका जो बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, जिससे कि फिर आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उस तरह के हासिल करना चाहोगे जैसे कि आपने सोचे थे. तो दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज अ डिसीजन. Now, decision making के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. We have got certain qualitative techniques, we have got certain quantitative techniques. इसमें हम कुछ डिस्कशन इन सब के बारे में वो अपनी मॉड्यूल टॉक में करते चलेंगे. लेकिन शुरू में मैं आपको ये वाज़ह करता चलूं कि जब हम सपोजिटली एक स्मॉल ग्रुप में अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो टिपिकली मैनेजमेंट साइंसेज में हमारे पास तीन तरीके आते हैं डिसीजन मेकिंग के एंड दे आर गोइंग टू बी फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड डेल्फी टेक्निक. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग इट्स प्रीटी सिंपल कि आपस में बैठकर आपने बहस मुबाहिसा किया और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की. द सेकंड टेक्निक वी हैव इज द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक. नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में देयर इज अ फैसिलिटेटर एंड देन देयर आर पार्टिसिपेंट्स. फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स को एक इशू, एक प्रॉब्लम वो नरेट करता है, बताता है और उसके ऊपर पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी राय वो देते हैं कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उनकी तजवीज़ क्या है. उस राय को सब ऑडियंस के लिए विजिबल एक बोर्ड पे लिख लिया जाता है और लिखने के बाद तमाम लोगों को वेलकम किया जाता है कि अब आप इन तमाम आरा के ऊपर जो हमारी इकट्ठी हुई, हमारे पास जो तजावीज़ इकट्ठी हुई सबकी तरफ से, इसके ऊपर एक ओपन बहस, एक गुफ्तगू, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वो कर लें.
ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान हमें पता ये चला कि सपोज अगर हमारे पास 7 तजवीज आई थी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो तजवीज नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं है, हमने उसको निकाल दिया। तजवीज नंबर 7 और तजवीज नंबर 6 को अगर हम मिक्स कर दें तो ज्यादा अच्छी बात बन जाएगी, हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया। हमें पता ये चला कुछ देर के बाद कि तजवीज नंबर जो 4 है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, हमने उसको भी निकाल दिया। तो आफ्टर अ डिस्कशन, आफ्टर अ क्रिटिसिज्म सेशन, हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। अब जब हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स बच जाए, कुछ तजावीज बच जाए जिसके ऊपर बहस जारी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो हम पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अल्टरनेटिव्स हमारे पास होंगे बहस के बाद, हम उसकी एक हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी बनाएंगे, उसको सर्टेन वेट्स एलोकेट करेंगे और उन पार्टिसिपेंट्स को भेज देंगे फॉर रेटिंग। वो हमें रेटिंग करके रिटर्न करेंगे अपने जवाब। हम उस रेटिंग को उस तजवीज के रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्कोर आएगी जिसको हम टेक्निकली कहते हैं वेटेड स्कोर, और जिस ऑप्शन की वेटेड स्कोर मैक्सिमम होगी वो हमारे लिए एक फैसला हो जाएगा। ये हमारे पास एक टिपिकल मेथड है स्मॉल ग्रुप्स में। अगर हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को यूज करें तो दैट इज हाउ यू गो फॉर डिसीजन मेकिंग। तीसरा तरीकाकार हमारे पास है डेल्फी टेक्निक। एक्चुअली डेल्फी टेक्निक को यूज इसलिए किया गया, डेवलप इसलिए किया गया कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में ऑफ डिसीजन मेकिंग कुछ फॉल्ट्स थी। उनमें एक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फॉल्ट थी विच इज नोन एज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक एक टिपिकल फिनोमिना है जिसको आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्सेज में भी पढ़ा होगा। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि एक ग्रुप में बाज़ औक़ात जब कुछ तजवीज़ ली जा रही हैं तो बाज़ लोग अपनी राय का इजहार करने की बजाय किसी और की हुई बात को एग्री कर जाते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि कहीं उनको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म का सामना वो ना किया जाए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ फियर ऑफ द अननोन होने की वजह से आप अपनी राय को, आप अपनी तजवीज़ को, आप अपने ओपिनियन को वो बयान करना ही नहीं चाहते हो, सो यू जस्ट स्किप। ठीक है, इस तरह के कई मामलात हो सकते हैं जिनको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं नोन एज ग्रुप थिंक। तो ग्रुप थिंक का मसला हमें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर प्रीडोमिनेंटली नजर आना शुरू हुआ, और उसकी वजह यह थी कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में जब सब लोग अपनी तजावीज़ शेयर कर रहे हैं और सब ने फिर ओपन क्रिटिसिज्म करना है तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पॉलिटिकल लॉबिंग, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर ग्रुप थिंक का फिनोमेना वाज प्रीडोमिनेंटली एविडेंट। इसको एलिमिनेट करने के लिए दे केम अप विद अनदर टेक्निक नोन एज डेल्फी टेक्निक। अब द वर्ड डेल्फी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। अब ग्रीक माइथोलॉजी में डेल्फी एक जगह का नाम है जहां पर ग्रीक गॉड अपोलो वो रहा करता था। आपको पता होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत से गॉड्स थे जो उन्होंने अपने बना रखे थे जहन के अंदर। हर चीज का उन्होंने गॉड मुंतखब किया हुआ था, बारिश का खुदा, खुशी का खुदा, गमी का खुदा, रात का खुदा, दिन का खुदा, हर चीज का खुदा उन्होंने बनाया हुआ था। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर इतने सारे खुदा हैं तो इनको कौन कंट्रोल करेगा, तो फिर उन्होंने एक गॉड ऑफ गॉड्स बनाया जो कि उन सब का खुदा कहलाया, और उसका उन्होंने नाम रखा अपोलो। अब अपोलो इनटू द ग्रीक माइथोलॉजी जिस जगह पर रहा करता था उस जगह का नाम था डेल्फी। अब बहुत से दुनिया के अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी जो किंग्स एंड वॉरियर्स थे, दे वुड गो टू डेल्फी टू कंसल्ट विद अपोलो कि उनको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या अडॉप्ट करना चाहिए। अब वो जो किंग्स एंड वॉरियर्स थे वो डायरेक्टली अपोलो को मिल नहीं सकते थे, तो अब किंग्स एंड वॉरियर्स और अपोलो के दरमियान एक कम्युनिकेशन एक तरीकाकार था, एक क्रीचर के जरिए उस कम्युनिकेशन को मटेरियलाइज किया जाता था जिसको हम नाम देते थे ओरेकल का। So the oracles were there to pick the question of the king and would take it to Apollo, and the Apollo would respond to that the question, and the oracle would pick that answer from the god Apollo and would come back to the king to deliver that particular answer. ओके, सो दैट वाज द बेसिकली कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन में जो चीज हम मैनेजमेंट साइंस में पिक कर रहे हैं वो ये थी कि द गॉड एंड द किंग वर नॉट एबल टू सी ईच अदर। उनकी फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन नहीं होती थी, वो एक ओरेकल के जरिए, एक इनविजिबल कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए दे वर एबल टू कम्युनिकेट। ओके, सो इस आइडिया को हमने डेल्फी टेक्निक के अंदर पिक किया, और डेल्फी टेक्निक में हमने पार्टिसिपेंट्स को जब कॉल करना है for the decision making, तो rather than physically calling them, हम उनको सिर्फ नॉमिनेट कर लेते थे। नॉमिनेट करने के बाद we'll post them the question or would ask to give their opinion upon that question.
सो उस क्वेश्चन के मुताबिक हर कोई अपनी अपनी राय सपोज एक पीस ऑफ पेपर पर लिखकर वो हमें वापस भेज देते थे। हम उन पीस ऑफ पेपर्स को आपस में शफल कर देते थे और शफल करने के बाद पर्सन ए का कमेंट पर्सन बी को, पर्सन बी का कमेंट पर्सन सी को, पर्सन सी का कमेंट पर्सन ए को, हम शफलिंग से उनके जो कमेंट्स होते थे वो वापस भेज देते थे विदाउट मेंशनिंग ये कमेंट किसने दिया है, और हम कहते थे कि इसके ऊपर आप अपना क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर आप अपनी जो क्रॉस रेफरेंस है, क्रॉस राय है वो लिख दें। So they would put their opinion on that comment based upon the evidence which was in the starting the problem, the issue. अब सेकेंड राउंड में हमें उनके ओपिनियंस जो क्रिटिसिज्म होता था वो रिसीव होता था, फिर हम उस क्रिटिसिज्म को दोबारा से शफल कर देते थे और दोबारा उनको सेंड करते थे फॉर अगेन देयर फीडबैक, एंड वी वुड बी कीप ऑन डूइंग दैट जब तक कि हमारा भेजा हुआ कमेंट और उनकी जो ओपिनियन है उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन और पैटर्नाइजेशन हमें नजर न आनी शुरू हो जाए। एंड इफ वी आर एबल टू फाइंड कि सब लोग फिर इवेंचुअली एक राय के ऊपर मुत्तफिक होना शुरू हो गए हैं तो वो राय हमारा फाइनल फैसला वो कहलाती थी। Okay, so that was basically the technique of decision making in small groups, जिसका हमने नाम रखा डेल्फी टेक्निक। लेकिन डेल्फी टेक्निक में रिसोर्सेज और टाइम वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करते थे। नो डाउट हमने डेल्फी टेक्निक में नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का जो मसला था ग्रुप थिंक का उसको तो ओवरकम कर लिया, लेकिन डेल्फी टेक्निक के अपने कुछ इश्यूज जो थे वो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग वो इवॉल्व होने शुरू हो गए। अब उसको भी हल करने के लिए फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स जो थे उनको यूज किया गया कि जिसमें के सडन पॉपअप विंडो वुड अपीयर ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट पॉपअप विंडो, और फिर वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसको शफल कर देगा और दोबारा से आपको आपके कमेंट्स मांगेगा और साथ ही साथ सिस्टम ट्रैक करता जाएगा इंटेलिजेंटली कि डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरफ वो जा रही है। सो जनरली लिटरेचर में जब हम ग्रुप्स के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये तीन टेक्निक्स आती हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अलावा हमारे पास बहुत से क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हैं, जिन क्वांटिटेटिव मेथड्स में नो डाउट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द मेथड जिसको हम अभी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में भी डिस्कस कर रहे थे, नोन एज वेटेड स्कोर। उसके अलावा हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो ये भी हो सकती हैं कि हम अपने डिसीजन को, जिस बारे में हमने डिसीजन लेना है, अपने प्रॉब्लम को, अपनी इशू को एक इक्वेशन की शक्ल दे दें इन टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, और फिर उस लीनियर प्रोग्रामिंग की जो हम एक इक्वेशन बनाए जिसमें कि हम अपने उस प्रॉब्लम का इजहार कर रहे हैं कि जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, मिनिमाइजेशन चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं। सो डिफरेंट तरह के फंक्शंस उस लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं और उन लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शंस के जरिए मैक्सिमाइज करना है, आपने मिनिमाइज करना है, आपने ऑप्टिमाइज करना है सिचुएशन को, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद वो भी लेते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स लाइक लिंडो, लिंगो, टोरा, ये इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, पॉम है, होम है, ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बड़े कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग और इस तरह से मिलते जुलते क्यूइंग टेक्निक्स, कई तरह के हमारे पास मेथड्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट के हवाले से अवेलेबल हैं जिसमें कि हम डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दोस थिंग इन दोस सिचुएशंस कि हम अपने प्रॉब्लम को और इशू को ट्रांसलेट करते हैं इनटू अ लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन। उस इक्वेशन को फिर हम पंच करते हैं उस सॉफ्टवेयर में व्हिच इज लिंडो, लिंगो, टोरा, बहुत से उसके वर्जन्स अवेलेबल हैं, और वो सॉफ्टवेयर बैकएंड के ऊपर डिफरेंट सिमुलेशंस, डिफरेंट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो रन करते हैं, एंड वी आर अवेलेबल विद द ऑप्टिमम आउटकम और ऑप्टिमम रिजल्ट, और either आंसर कैन बी द मिनिमम वन और द मैक्सिमम वन, जो भी हमने उसमें अपना ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन के मुताबिक यूज वो किया हुआ है। सो इस तरह के जो हमारे पास टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग के, दे आर अगेन कमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस मैनेजमेंट बैकग्राउंड, जिसमें कि हम डिसीजन मेकिंग वो कर पाएंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है इस कोर्स में, उसमें हम इन टेक्निक्स को गो थ्रू नहीं करेंगे, विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रैशनैलिटी एंड द फिलॉसफी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। और हम ये देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग में चाहे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें किन चीजों को मद्देनजर वो रखना चाहिए, कहां पर हमारी बायसेस, जिसको हम ह्यूरिस्टिक्स का नाम देंगे, जैसे जजमेंटल शॉर्टकट्स होते हैं हमारी, वो आड़े आ जाएंगी, कहां पर हमारा प्रेजुडिस एटीट्यूड आड़े आ जाएगा, हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, हमें किस तरह से डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग ट्रैप्स हैं उनसे बचना है, प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं जिसको के इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए जरूरी है। बिकॉज एक अच्छा फैसला आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको प्रॉब्लम की कंप्रीहेंशन बहुत अच्छे तरीके से ना हो। सो ये सारी डिटेल हमारे इस सेशन के अंदर वो चलेगी।
Now, before we start our discussion from different articles, we would like to pray to Allah Almighty that we trust in Allah when making decisions. And obviously, Surah Al Imran में Allah Subhanahu wa Taala फरमाते हैं कि then when you take a decision, put your trust in Allah. Certainly, Allah loves those who put their trust in Him. So there is no doubt in that. We have to trust in Allah because decision making याद रखिएगा कि हमेशा फ्यूचर के बारे में होगी, माजी के बारे में आप फैसला नहीं कर सकते बिकॉज माजी में आपके पास अनडू की ऑप्शन वो नहीं होती. जब आपके पास अनडू की ऑप्शन नहीं होगी तो obviously you are left with only one condition and situation, and that is to take the decision for the future in the current situation. Okay, अब जब हम फ्यूचर के बारे में फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले के अंदर बहुत सारा रिस्क वो इन्वॉल्व है because no one has ever seen any future, no one has ever seen any outcome beforehand. ठीक है, because obviously उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें बहुत से अनफोर्सीन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. जिस तरह एक बड़ा इंग्लिश का टिपिकल एक मुहावरा यूज किया जाता है कि there are many slips between cup and the lip. So याद रखें कि बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में ही फरमाते हैं कि बेशक हमने इंसान को इल्म दिया मगर ये कि थोड़ा. तो नो डाउट हमारा जो महदूद इल्म है, हमारी जो बशरी कमजोरियां हैं वो हमें सब कुछ नहीं बता सकती, बल्कि शायद कुछ भी नहीं बता सकती. सो वी हैव टू ट्रस्ट द will of God, we have to trust Allah's mercy, we have to trust कि अल्लाह पे हम तवक्कल करें और अपने फैसले को अपनी महदूद अकल और शऊर के मुताबिक बेहतर करने की कोशिश करें और फिर उम्मीद रखें कि अल्लाह उसमें बरकत डाले और हमारा फैसला हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आउटकम्स जनरेट वो कर सके. So as I said कि हम माजी को अनडू नहीं कर सकते, फैसला हमेशा फ्यूचर के बारे में होगा और फ्यूचर के साथ हमेशा रिस्क एसोसिएट होगा और रिस्क को हम कभी भी ह्यूमन लिमिट्स के अंदर वो जीरो शायद नहीं कर सकते. ओके, सो ये चंद एक टिपिकल एस्पेक्ट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग की डिस्कशन शुरू करने से पहले वो हमें बहुत क्लियरली पता होने चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड व्हाट आर द लिमिट्स जहां पर इंसान की जो काबिश है और कोशिश है वो स्टॉप हो जाती है और वहां से फिर हिकमत, वहां से फिर अल्लाह ताला का जो एक वकार और एक जो मुकाम और जो एक पावर है वो शुरू होती है. ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि शायद हम अपने किसी भी फैसले के अंदर परफेक्शन या 100% श्योरिटी वो नहीं लेके आ सकते. अगेन the reason, the major aspect, अगर हम उसको मैथमेटिकली या साइंटिफिकली भी डिस्कस करें तो दैट इज द फैक्टर ऑफ रिस्क. अब जब हम रिस्क का एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि रिस्क की भी एक टिपिकल डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है कि when the probability sum total of all the events which are going to happen equal to 1 or 100%, so that is what you call risk. लेकिन अगर probability sum total of all the events which are going to happen are not having the probability equal to 1 or 100%, तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का. ओके, तो अब हमारे पास 2-3 वोकैबुलरी में और वर्ड्स आ गए. वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट डिसीजन इज, कि डिसीजन इज द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. फिर हमने कहा कि वन अल्टरनेटिव हो तो उसमें हम यस और नो की सिचुएशन में आ जाते हैं. देन वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट प्रॉब्लम इज. फिर हमने बात की कि रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन वो क्या हो सकती है जबकि प्रोबेबिलिटी सम टोटल हमारे पास 100 या 1 के बराबर ना आ रहा हो. तो दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी. ओके, सो अब हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमारे उस डिसीजन के साथ उस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन और एलैबोरेशन में कौन कौन से रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं और फिर उन रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटीजेंसी फैक्टर्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उन इफेक्ट्स को. और फिर ऑब्वियसली जब भी हमारे पास उसका पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा उस पर्सपेक्टिव के बारे में हमें फीडबैक दिया जाएगा और हम ये भी कर सकते हैं कि अपने एक्सपेक्टेड रिस्क्स या कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में हम फीडबैक का इंतजार करने की बजाय हम फीड फॉरवर्ड की सिचुएशन को पिक कर लें. अब फीड फॉरवर्ड में क्या होगा, फीड फॉरवर्ड की सिचुएशन में विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशनरी मेजर्स. ओके, जिसको प्रोएक्टिव अरेंजमेंट्स भी आप कह सकते हो. ओके, आपका जो फीडबैक होता है वो रिएक्टिव होता है, जो फीड फॉरवर्ड होता है वो प्रोएक्टिव होता है.
और एक हमारे पास तीसरा कंसर्न भी आता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स के अंदर, एंड दैट इज नोन एज कंकरेंट कंट्रोल, कि जिसमें ड्यूरिंग द एक्शन जो आप इकदाम कर रहे हो अपने मामला को दुरुस्त करने के लिए, दैट इज व्हाट यू कॉल कंकरेंट कंट्रोल। तो अब कंट्रोलिंग का भी एक हवाला मैंने इसमें ऐड अप कर लिया कि जिसमें फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल का जिक्र वो हम कर रहे हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग के साथ डायरेक्टली जो चीज एसोसिएटेड होगी दैट इज अवर कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव और द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब जो बेसिक लेवल के ऊपर जब हम कंट्रोलिंग का जिक्र करते हैं इन मैनेजमेंट साइंसेस, तो दैट वुड मीन कि कंट्रोलिंग में हम कंट्रोल करते हैं एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल के डिफरेंस को, और इसी चीज को हमने डेफिनेशन बनाया अपनी प्रॉब्लम की भी। ठीक है, तो प्रॉब्लम की टिपिकल डेफिनेशन हमने बनाई कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस एक्चुअल, तो दैट इज अगेन लिंक्ड विद द कंट्रोलिंग एस्पेक्ट। और फिर उस कंट्रोलिंग से हमारा जो फीडबैक वापस चलता है उसमें हम डिसाइड करेंगे कि आया हमें सिस्टम को एनर्जाइज करना है कि सिस्टम को री इंजीनियर करना है। Okay, so this is basically the typical management science introductory level discussion जो मैंने आपसे की कि डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या मेथड्स, मॉडल्स, टेक्निक्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वो यूज की जाती हैं। हमारा जो कंसर्न है, जैसा कि हम डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स और डिफरेंट कंसल्टेंट्स के वर्क को देखते हैं कि व्हाट दे हैव प्लान्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग, सो उस कंसर्न में the first author, and I actually love this author, Peter F. Drucker, who is also known as father of modern management, उनका आर्टिकल मैंने सबसे पहले पिक किया, and the article title is the effective decision। अब जब हम इफेक्टिव डिसीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले पीटर एफ ड्रकर वो डिस्कस करते हैं रिस्क टेकिंग जजमेंट्स के हवाले से, और जजमेंट्स के हवाले से वो कहते हैं कि वी हैव टू बी वेरी मच श्योर कि हमने प्रॉब्लम को कैसे एलेबोरेट किया है, हमारे लिए प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, बिकॉज एक्चुअल प्रॉब्लम और परसीव्ड प्रॉब्लम इसमें भी फर्क हो सकता है। तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम किस क्लासिफिकेशन की है, और जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड तो उसमें चंद प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं विच आर यूनिक, और चंद प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि जेनेरिक प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। अब जेनेरिक प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, इट इज अ जेनेरिक प्रॉब्लम। आजकल पैंडेमिक है, जेनेरिक प्रॉब्लम। तो जेनेरिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हरफे आम में है, जो कि सबको पता है, जो कि पॉपुलर है, जो कि एविडेंट है, जो कि विजिबल है। ओके, तो दैट इज जेनेरिक प्रॉब्लम। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम या यूनिक प्रॉब्लम वो है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ रही है, तो दैट कैन बी द इशू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और सिचुएशन। सो पीटर एफ ड्रकर ये कहते हैं कि जब आप डिसीजन मेकिंग करने लगो तो सबसे तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि हमारी डिस्कशन वो जेनेरिक प्रॉब्लम्स के बारे में है या यूनिक प्रॉब्लम्स के बारे में है। फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करो सही मानों में। फिर प्रॉब्लम के जितने पैरामीटर्स हैं, जितने प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके इश्यूज रिलेटेड हैं, उसको आप ग्रास रूट लेवल तक एलेबोरेट करने की कोशिश करो। You can come up with cause and effect diagrams, you can come up with fishbone diagrams, you can come up with so many models and techniques जिससे कि हम प्रॉब्लम को उसकी जड़ों तक को एलेबोरेट करने की कोशिश वो करते हैं। सो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज प्रॉब्लम में आप हाईलाइट करोगे डिसीजन मेकिंग उसी को हिट कर रही होगी। डिसीजन मेकिंग अनफोर्सीन चीजों को हिट नहीं कर सकती, डिसीजन मेकिंग नेवर टोल्ड स्टोरीज को हिट नहीं कर सकती। सो डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉब्लम की सही डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन का होना वो बहुत जरूरी है। इसके बाद थर्ड स्टेप में वो कहते हैं कि स्पेसिफाई द आंसर टू द प्रॉब्लम। अब आप देखो कि आपने उस प्रॉब्लम को अब डील कैसे करना था। Do you need to maximize the answer? Do you need to minimize the answer? Do you need to optimize the answer? आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम के ऊपर जाना है कि आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है कि मिनिमम की तरफ जाना है। तो ये तमाम चीजें अब हमारे लिए जरूरी होंगी कि प्रॉब्लम की नोयत के मुताबिक अब हमारा जो रद्द अमल है वो कैसा होगा। जैसा आपको मैंने बताया कि अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न आ गया तो वो भी प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न आ गया वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों केसेस में प्रॉब्लम पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है और हम उसको डिफरेंटली डील वो करते हैं। Now, when you talk about risk-taking judgments, your author says that deciding what is right, अब ये कौन फैसला करेगा कि सही क्या था। ठीक है, एक तो चीज इस तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फैसला तभी होगा जब हमें आउटकम मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि वहां पर उस राइटनेस को डिफाइन करने का पैरामीटर वो हमारे पास क्या है। ये कैसे आप जान पाओगे कि व्हाट वाज द रॉन्ग डिसीजन एंड व्हाट वाज द राइट डिसीजन।
ओके, सो इसके अंदर हमें बड़ा क्लियर रहना पड़ेगा. सो योर ऑथर सेज कि डिसाइडिंग व्हाट इज राइट रादर देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ट्रिक पॉइंट है ये वाला, कि बाज़ औक़ात हम पॉपुलर आंसर देकर अपने आप को बरी जिम्मा कर लेते हैं. अब वो पॉपुलर आंसर एक्सेप्टेबल तो होता है, पॉपुलर तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राइट भी हो या ऑप्टिमम भी हो या बेस्ट पॉसिबल भी हो. तो अक्सर औक़ात पॉलिटिकल लॉबिंग के अंदर हम ये चीज करते हैं कि जहां पर हम पॉपुलर आंसर को वो पिक कर लेते हैं रादर देन पिकिंग द राइट आंसर. सो इन ऑर्डर टू मीट द बाउंड्री कंडीशंस, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि आया हमने एक्सेप्टेबल ऑप्शन को पिक किया है कि हमने राइट ऑप्शन को पिक किया है. बिकॉज हो सकता है कि राइट ऑप्शन में रिस्क लेवल ज्यादा हो, राइट ऑप्शन पॉपुलर ना हो, राइट ऑप्शन पॉलिटिकली लोगों को डाइजेस्ट ना हो रही हो. सो ये तमाम वो चीजें हैं जो डिसीजन मेकिंग के साथ वाबस्ता हैं. Then your author says that building into the decision, the action to carry it out, कि अब आपने फैसला कर लिया और घर जाकर सो गए तो कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप उस फैसले को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो. तो हमें अपने डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट द आउटकम. अदरवाइज जस्ट अ डिसीजन, अ स्टैंड अलोन डिसीजन जिसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो दरअसल वो फैसला ही भी शायद नहीं था. तो फैसले की नोयत और फैसले की हकीकत तभी वाजिया होगी कि जब हम उसको एक्शन के जरिए प्रूफ भी वो कर सकें. जिस तरह टिपिकल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में हम कहते हैं कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द थिंग, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद प्रिडिक्शन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर हमारे पास थ्योरी, उसके बाद फिर हमारे पास आउटकम, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं. So same is the case कि हमें अपने डिसीजन को एक्शन में भी कन्वर्ट वो करना होगा. Then your author says कि testing the validity and effectiveness of the decision against the actual course of action. और फिर हमने फैसला क्या किया और उसको जब हम इंप्लीमेंटेशन में लेकर आए तो वहां पर किन किन कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी इस चीज को हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि वो रियलाइज्ड स्ट्रेटेजी में भी कन्वर्ट वो हो. सो इंटेंडेड स्ट्रेटेजी से बहुत सा पोर्शन वो हो सकता है कि अनरियलाइज्ड एस्पेक्ट्स में चला जाए और बहुत कम चीज वो हो जो एक्चुअली रियलाइज हो पाए. सो चीज के बारे में फैसला कर लेने में और उस फैसले को इंप्लीमेंटेशन में लेके आने में बहुत ज्यादा फर्क होता है. बिकॉज ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन के अपनी कंडीशंस हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, अपने इश्यूज हैं, अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने व्यू पॉइंट्स हैं, अपने रेजिस्टेंसेस हैं जो कि उस चेंज को, उस फैसले को वहां पर इंप्लीमेंट होने से वो रोकती हैं. तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. Then Peter F. Drucker is talking about classification of the problem. और क्लासिफिकेशन का हम एक स्टेप इन डेप्थ जाकर देखते हैं. Peter F. Drucker once said that whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. So there is no doubt कि हर सक्सेस के बैकएंड के ऊपर यकीनन कुछ ऐसे फैसले किए गए होंगे जो फैसले आज हमें उस सक्सेस की शक्ल में उस बिजनेस से रिलेटेड नजर आ रहे हैं. सो वो फैसले सही तभी तक होंगे जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई सही तौर नहीं कर पाएंगे. तो जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमारा फैसला भी हमें सक्सेस की तरफ लेकर जा सकेगा. अब प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ऑथर सेज वो है कि द ट्रूली जेनेरिक इवेंट, जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं कि जेनेरिक प्रॉब्लम है, ऑफ विच द इंडिविजुअल अकरेंस इज ओनली अ सिम्टम. ठीक है कि एक जेनेरिक इवेंट है और उस जेनेरिक इवेंट में जैसे आपको मैंने बताया पोल्यूशन है, पेंडेमिक है, जेनेरिक प्रॉब्लम है और उसमें हर किसी का जो अपना सूरत हाल है, हर किसी का अपना जो एक्सपोजर है इंडिविजुअल, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल अकरेंस की हद तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक सिम्टम की हद तक एग्जिस्ट कर रहा है. सेकंड टाइप के बारे में वो कहते हैं कि द सेकंड टाइप ऑफ अकरेंस इज द प्रॉब्लम व्हिच व्हाइल अ यूनिक इवेंट फॉर द इंडिविजुअल सिचुएशन इज एक्चुअली जेनेरिक. कि उस सिचुएशन में उस चीज का होना तो यूनिक है लेकिन अदरवाइज वो चीज जेनेरिक है. फॉर एग्जांपल सपोजिटली मशीन का ब्रेक डाउन करना, ठीक है, मशीन का ब्रेक डाउन करना आप कहते हो कि या मशीन का डाउन टाइम सपोज आप कह रहे हो कि मशीन का एक डाउन टाइम है, उस डाउन टाइम में सपोज आपको उसकी बेल्ट चेंज करनी है, तो अब वो जो डाउन टाइम है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है व्हिच इज अ जेनेरिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन फर्ज करें कि यू आर रनिंग एन एटॉमिक एनर्जी प्लांट, तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट में मशीन के डाउन टाइम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं.
वहां पर एक सेकंड का वक्फा भी जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट वो कर सकता है। तो वहां के लिए वो चीज बड़ी स्पेसिफिक और यूनिक है, लेकिन अदरवाइज इट इज एक्चुअली अ जेनेरिक सिचुएशन कि एक मशीन डाउन टाइम की तरफ वो जा सकती है। इसी तरह another type वो कहते हैं कि there is truly exceptional event that the executive must distinguish, और ये भी हो सकता है कि वो जेनेरिक सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उस एक्सपोजर में, उस सिचुएशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टोटली एक्सेप्शनल कॉन्टेक्स्ट है और वैसा इवेंट पहले नहीं हुआ, एंड दैट इज टोटली अ यूनिक सिचुएशन व्हिच यू हैव टू डील विद। बिकॉज होता यह है कि जेनेरिक सिचुएशंस के लिए हमारे पास जेनेरिक डिसीजंस होते हैं, और अदरवाइज हमारे लिए यूनिक सिचुएशंस के लिए फिर नोवेल डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें फिर हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत वो होगी। और मेनी अ टाइम्स जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, व्हिच इज एक्चुअली द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन, तो याद रखिए कि उस वक्त वी आर डीलिंग विद एक्सेप्शनल सिचुएशंस जहां पर हम एक ऑल टुगेदर टोटली न्यू चीज को बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं। सो वहां पर क्रिएटिविटी, वहां पर नोवेलिटी वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। So, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ ए न्यू जेनेरिक प्रॉब्लम वो हम इजीली कर पाए, हम उन्हें क्लासिफाई अपनी प्रॉब्लम्स को कर पाए, ताकि फिर उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो डोमिनेंट या एपरेंट या जेनेरिक सॉल्यूशंस हैं, हम उनकी भी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकें। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करना, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसपे पीटर एफ ड्रकर ने अपनी डिस्कशन वो हमारे साथ शेयर की है। एंड पीटर एफ ड्रकर सेज कि प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन इज मोर डेंजरस देन रॉन्ग डेफिनेशन। ओके, बिकॉज इनकम्प्लीट डेफिनेशन में हो सकता है कि ऐसा फैक्ट एंड फिगर हमसे पोशीदा हो कि जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते और हम उसको जाने बगैर कोई फैसला करते चले जा रहे हैं। रॉन्ग डिसीजन में ये होता है कि रॉन्ग डेफिनेशन में ये होता है कि आपको एक बात गलत पता चली, आपने उसके ऊपर गलत फैसला कर लिया, आउटकम आ गया, आप उसको चेंज करो, रेक्टिफाई कर लो, नेक्स्ट टाइम आप वो काम नहीं करोगे। सो दैट इज हाउ द रॉन्ग डेफिनेशन इज टेकन अप एज less dangerous as compared to incomplete definition, because incomplete definition एक आधे सच की मानिंद है कि ना आपको ये समझ आ पाती है कि इसमें सही क्या था, ना आपको समझ आ पाती है इसमें गलत क्या था। Another important thing is that one must always check and recheck the definition against all the observable facts, कि जितना भी डेटा आपको दिया गया, आपको जितना भी डेटा प्रोवाइड किया गया, उस सारे के बारे में आप अपनी मुकम्मल ओरिएंटेशन को रखो, आप ये जान पाओ कि आपको किन एस्पेक्ट्स का सामना है और उनको टैकल करने के लिए आपको किन किन चीजों को मद्देनजर वो रखना है। सो वन मस्ट ऑलवेज चेक एंड रीचेक द डेफिनेशन अगेंस्ट ऑल द ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। इसी के साथ साथ another important thing is कि one must remain very conscious about the different aspects of the problem, बिकॉज एक प्रॉब्लम स्टैंड अलोन बहुत कम होती है, एक प्रॉब्लम के बहुत से ग्रास रूट लेवल इश्यूज होते हैं। सो हमें इस चीज को बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा, बड़ा विजिलेंटली देखना पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड और क्या क्या चीजें वो बसता है, और हमने किन को डील करना है, किन को डील नहीं करना। What are the things included and what are the things which are not included in our decision making, ये चीज जानना ये बहुत जरूरी है। हमें अपनी limitations of the decision making उनको बहुत clearly evaluate वो करना चाहिए, बिकॉज जब तक हम अपनी डिसीजन मेकिंग को evaluate नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम उसकी लिमिटेशंस डिफाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें मुश्किलात का सामना फर्दर वो करना पड़ेगा। यहां पर एक और बात भी याद रखिएगा, जैसे कोई शायर ने कहा है कि अगर कोई शक्ल निकलेगी तो इसी मुश्किल से निकलेगी। तो बाज़ औक़ात वो जो मुश्किल है, बाज़ औक़ात वो जो प्रॉब्लम है, वो अपने अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कैरी करती है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम अपने साथ डिसीजन लेकर भी आती है, सिर्फ उसको पहचानने की कैपेबिलिटी वो हमारे पास होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने डिस्कशन को यहां से शुरू करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में प्लीज ज्वाइन कीजिएगा।